हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज फिर से करंट अफेयर्स 2024 के लिए, जो कि सभी आयोजित होने वाले 2024 के परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, आज फिर से मैं आप लोग के सामने लेकर के प्रस्तुत हूं। आइए इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक बोर्ड पे जो दिख रहा है आपको, वो कहता है कि केंद्र सरकार ने कौन कौन से पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा अक्टूबर 2014 में प्रदान किया है। ठीक है, आपके विकल्प क्या दिए हुए हैं? 1 मराठी, ठीक है, 2 पाली, 3 प्राकृत, 4 असमिया और 5 है बंगाली। राइट, तो आपके जो ऑप्शन है, विकल्प है उत्तर के लिए, वो ए है 1, 2 और 3, और बी है 3, 4, 5, सी है 2, 3, 5 और डी है 1, 2, 3, 4, 5। राइट, तो आपके जो राइट ऑप्शन है, उत्तर जो होगा वो होगा डी 1, 2, 3, 4, 5। मतलब केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में जिन पुरातन भाषाओं को या जिन प्राचीन अति विशिष्ट प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया है, वो भाषाएं मराठी भी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। ठीक है, तो इसे समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये जरूर कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, क्लासिकल जो लैंग्वेज होते हैं, क्लासिकल भाषा होता है जो, उसे शास्त्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, पुरातन भाषा कहते हैं, शास्त्रीय भाषा कहते हैं, उसे क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कुल टोटल कितने भाषाएं हो गई हैं अब क्लासिकल लैंग्वेज में? कुल भाषा कितनी हो गई है? तो कुल भाषा हो गई है 11। ठीक है, कुल भाषा हो गई है 11। अभी कितने इसमें हम शामिल कर लिया है? केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को शामिल किया है। ठीक है, और उससे पहले 6 अन्य भाषाओं को पहले से दर्जा दिया जा चुका था, जिसमें तमिल जो है वो सबसे पहला प्राचीन भाषा है। ठीक है, तमिल भाषा जो है वो ऐसा पहला भाषा था जिसे 2004 में केंद्र सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, उसके बाद अन्य भी जो भाषाएं हैं, ठीक है, जैसे कि तेलुगु, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, उसके बाद फिर कन्नड़, मलयालम, मलयालम, उड़िया, ठीक है, उड़िया, और यहां पर संस्कृत रख लीजिए, एक संस्कृत। तो इतने भाषाओं को तो पहले ही मिल चुका है, तो 6 हो गए और 5 अभी वर्तमान में दिए गए, कुल 11 भाषाएं हो गई। इन सभी चीजों को याद करिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। फिर एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि किन भाषाओं को, किन पुरातन भाषाओं को हम क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा देते हैं, तो कुछ तो मानक होंगे। ठीक है, ऐसे मनमाने रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये मानक होता है, कुछ मानक में, जैसे कि पहला मानक इसमें यह है कि वो भाषा बहुत पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, अति प्राचीन भाषा होनी चाहिए। मैं इसे मिटा सकता हूं। भाषा क्या होनी चाहिए? अति प्राचीन भाषा होनी चाहिए। अति प्राचीन हो, अति प्राचीन भाषा हो। ठीक है, 100 से लेकर हजारों वर्ष का इसका अपना इतिहास हो, हजारों वर्षों का इतिहास हो। ठीक है, हजारों वर्षों का इतिहास हो। ठीक है, जैसे तमिल साहित्य के बारे में इतिहास में भी आप लोग पढ़ते होंगे, पता है ना, हजारों वर्षों का इतिहास है। दूसरा नंबर, वह भाषा किसी दूसरे भाषा से व्युत्पन्न ना हो। व्युत्पन्न का मतलब डिराइव ना हो, मतलब किसी एक भाषा का ही अपभ्रंश के रूप में उस भाषा का विकास या जन्म न हुआ हो, वह भाषा अपने आप स्वतंत्र रूप से वो विकसित हुई हो। तो यहाँ पे लिख दूं कि व्युत्पन्न नहीं होनी चाहिए, व्युत्पन्न नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, व्युत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे, डिराइव नहीं होनी चाहिए। तीसरा नंबर कि ये एक समुचित भौगोलिक प्रदेश का, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश के संस्कृति, वहां के रीति रिवाज, वहां के तीज त्योहार या वहां के लोगों के जो सांस्कृतिक पक्ष है उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उड़िया, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, ये सब क्या है? ये एक सांस्कृतिक पक्ष को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो किसी क्षेत्र विशेष, किसी किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के क्या करते हो? सांस्कृतिक पक्ष को भी से भी जुड़े हुए हो। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पक्ष का
प्रतिनिधित्व करते हो, प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व भी करते हो। तो इस तरीके से इनका एक क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रख करके हमारी जो केंद्र सरकार है वो इस बात का निर्णय देती है कि किन भाषाओं को, किन पुरातन भाषाओं को हम सांस्कृतिक भाषा के रूप में सॉरी मतलब क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा देंगे और किसे नहीं देंगे। तो इन सभी चीजों को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं हम लोग। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से की गई? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो आपके विकल्प क्या है? ए नंबर छत्तीसगढ़, बी नंबर झारखंड, सी नंबर मध्य प्रदेश, डी नंबर उड़ीसा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, झारखंड, ठीक है। झारखंड के हजारीबाग जिले से, हजारीबाग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। ये क्या है? तो देखिए, यह एक जनजातीय कल्याण के लिए उठाया गया केंद्र सरकार का एक कदम है, ठीक है। क्या? जनजातीय जनजातीय कल्याण हेतु उठाया गया कदम, जनजातीय कल्याण हेतु ये एक केंद्र सरकार का उठाया गया एक कदम है, ठीक है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार क्या कर रही है? यहाँ के सामाजिक आर्थिक, ठीक है, क्या सामाजिक, यहाँ का के जनजातियों में सामाजिक आर्थिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक, इनके स्वास्थ्य, ठीक है, आजीविका, ठीक है, आजीविका, साथ ही साथ क्या, यहाँ का जो बुनियादी अवसंरचना है, बुनियादी अवसंरचना, तो बुनियादी अवसंरचनाओं में क्या शामिल होता है? जैसे सड़क,
पेयजल, ठीक है, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बुनियादी अवसंरचनाओं में शामिल होती है। इन सभी चीजों को विकसित करना ताकि जनजातीय क्षेत्र में क्या है कि एक सम्मान पूर्वक जनजातीय जीवन की कल्पना जो है वो संभव हो सके। इसके लिए इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है और प्रारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद रखना है कि 17 मंत्रालयों को इसमें जोड़ा गया है। कितना? 17 मंत्रालयों को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें कितने राशि को खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, तो इसमें 79,156 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, किया गया है, ठीक। ये चीज आपको याद रखना है, ये एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करें तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अभी हाल ही में किस राज्य में गाय को राज्य माता गो माता, ठीक है, घोषित किया गया है। गाय को राज्य माता गो माता घोषित किया गया है। आपके विकल्प क्या है? महाराष्ट्र, बी नंबर बिहार, सी नंबर में मध्य प्रदेश या डी नंबर में गुजरात। ओके, तो देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में अभी हाल ही में, ठीक है, गाय को राज्य माता गो माता घोषित किया गया है। अभी आपको पता है कि झारखंड, महाराष्ट्र इस तरह के राज्यों में चुनाव का भी वर्ष है, ठीक है। तो कई तरह की योजनाएं और कई तरह की कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। उसी का एक अंश यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गाय को राज्य माता गो माता घोषित महाराष्ट्र में किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, ये बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन में इसकी गिनती होगी। किसी भी परीक्षा में आप लोग को ये प्रश्न दिख सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। ये एससीओ के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एससीओ के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है ए ढाका, बी कोलंबो, सी इस्लामाबाद और डी मालदीव। तो अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर होगा सी, क्या, इस्लामाबाद। मतलब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, ठीक है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व तो हमारे देश से कौन किए थे? श्री विदेश मंत्री डॉक्टर श्री एस जयशंकर महोदय ने किया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भी इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इस्लामाबाद में इसकी बैठक हुई थी, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष के परिषदों, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, का अगला सम्मेलन कहाँ होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, संघाई सहयोग संगठन से संबंधित जो भी सवाल होते हैं, ठीक है, अधिकतर सवाल तो वन लाइनर ही होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में खूब आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं उससे संबंधित लगभग 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करा दे रहा हूँ। बाकी चीजें डिस्कशन के थ्रू आप लोग को मिल जाएगी। अभी मैं डिस्कशन करूंगा इसमें, तो आप उसे नोट कीजिएगा, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों के परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट का अगला सम्मेलन कहाँ होगा? तो आपके ऑप्शन है रूस, ए, बी है चीन, सी है कजाकिस्तान या डी है ईरान। तो इसका सही उत्तर होगा बी, चीन। तो दोस्तों अगला जो सम्मेलन होगा, ठीक है, एससीओ का अगला सम्मेलन जो होगा वो चीन में आयोजित होगा, ठीक है। और वर्तमान में भी कहाँ हुआ है? तो आपको पता होगा कि वर्तमान में जो हुआ है वो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, ठीक है। तो आगे हम लोग चले तो देखेंगे हम लोग कि जो मतलब कि एससीओ है, इसमें कुल टोटल कितने मेंबर हैं इसके? 10, ठीक है, कुल टोटल कितने मेंबर हैं इसके? 10, राइट। तो इसमें देखिए, अभी आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके मेंबर्स पे भी सवाल आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो
बेलारूस, जिसे अभी जस्ट हाल ही में अभी इसे शामिल किया गया है एससीओ के संगठन में, ठीक है। बेलारूस, बेलारूस, ठीक है, इसे अभी जस्ट शामिल किया गया है बेलारूस को। तो इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इसको सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है बेलारूस, ठीक है। उसके बाद फिर और कौन कौन से हैं इसमें संगठन में शामिल कंट्री, तो रूस, बेलारूस, रूस, फिर चीन है, ठीक है, फिर भारत है, उसके बाद फिर कौन है, ईरान है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ईरान है, उसके बाद फिर कौन है, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है। फिर क्या है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद फिर है किर्गिस्तान, ठीक है, कौन है, किर्गिस्तान, ठीक है। फिर कौन है, ताजिकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए, राइट, देखते जाइए, बेलारूस, रूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये सब जितने भी कंट्री हैं ये सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं। क्या, मध्य एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है। मध्य एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं। देखिएगा, मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है तुर्कमेनिस्तान। यहां मैं लिख रहा हूं, क्या, तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया में कितने हैं, 5 सेंट्रल कंट्रीज हैं, ठीक है। मध्य एशिया के जो 5 मतलब कि सेंट्रल जो कंट्रीज हैं, उन लोगों को देखिए, तुर्कमेनिस्तान एक उसमें से देश है, ठीक है, जो शामिल नहीं है, ठीक है, वो शामिल नहीं है, मतलब तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। बाकी मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान शामिल है, और एक पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है, एससीओ में। तो मिलाकर के 10 हो गए, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो ये 10 कंट्री हैं, आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान को तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, राइट, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे है, क्या कह रहा है देखिए। हाल ही में नासा ने, कौन, तो ध्यान देना है, नासा ने क्या किया है, तो यूरोपा क्लिपर नाम का एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है। यूरोपा क्लिपर नाम का एक अंतरिक्ष यान है, जिसे यूरोपा उपग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है, क्योंकि उपग्रह का नाम वही होता है जिसके अध्ययन के लिए उसे भेजा जाता है। जैसे कि अगर मंगल पे जाता है तो मार्स मिशन, ठीक है, इस तरीके से आपको पता ही होगा, ठीक है। और अगर चंद्रमा पे जाए तो मून मिशन। तो इसी को कह रहा है कि यूरोपा क्लिपर भेजा गया है यूरोपा उपग्रह के अध्ययन हेतु। तो यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह या चंद्रमा, ठीक है। तो आपके विकल्प क्या है, ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र, या डी मंगल, ठीक है। तो इसे देखिए, तो इसका सही उत्तर है ए बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण उपग्रह है, कौन, यूरोपा, जो कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्योंकि आपको पता होगा कि बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, जितने भी हमारे, जो भी हमारे सोलर सिस्टम में जो भी हमारे ग्रह हैं, उनमें सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं। तो बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, उनमें से जो चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो यूरोपा है। उसके अध्ययन के लिए ही नासा ने क्या किया है, यूरोपा क्लिपर नाम का अंतरिक्ष यान जो है उसे भेजा है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये 2030 तक, कब, 2030 तक कक्षा में पहुंच पाएगा, ठीक है, और वहां पर पहुंचने के बाद ये अध्ययन करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राष्ट्रमंडल खेलों, ठीक है, में महत्वपूर्ण 23वें संस्करण का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प क्या है, ए विक्टोरिया, राइट, बी नंबर न्यूजीलैंड, सी नंबर फिजी, या डी नंबर ग्लासगो। तो देखिए, 23वें संस्करण का जो प्रारंभ होगा, ठीक है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का, ये एक महत्वपूर्ण खेल है जिसमें राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं वो सभी मिलकर के इस खेल को खेलते हैं, ठीक है। तो सीमित है, सीमित मतलब कि गेम होता है ये।
तो इसका आयोजन डी नंबर ग्लासगो में किया जाएगा, ग्लासगो। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स? अभी तो 2026 दूर है, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? तो देखिए चर्चा में इसलिए है कि सबसे पहले ये इन खेलों का जो दिया गया था प्रतिनिधित्व करने का अवसर, या फिर जहां पर खेल होने वाले थे, वो पहले कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में ये आयोजित होने वाली थी ये खेल। ठीक है, लेकिन यहां पर अधिक खर्च की वजह से, क्या अधिक खर्च के वजह से क्या हुआ? विक्टोरिया पीछे हट गया, जिसके वजह से फिर ये ग्लासगो के खाते में आ गया, मतलब ग्लासगो को फिर ये खेल कराना था, इसने स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां पर भी दो महत्वपूर्ण बात चर्चा में रहे। पहला बात चर्चा में क्या रहा? पहला बात चर्चा में ये रहा कि अधिक खर्च, यहां पर भी एक बात आया सामने, अधिक खर्च, और दूसरा कम समय, मतलब कहा गया कि समय कम है और हमें इसमें काफी तैयारी करना है, तो इसके वजह से इसने क्या किया? खेल का आयोजन तो करवाएगा, लेकिन राष्ट्रमंडल में कुल 19 खेल होते हैं। ठीक है, 19 खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल में कुल 19 खेल होते हैं, जिसे घटाकर क्या कर दिया गया? घटाकर 10 कर दिया गया है, 10 कर दिया गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए चर्चा में है। ग्लासगो में ये जो खेल होने वाला है चर्चा में क्यों है? तो इसलिए है कि अधिक खर्च और समय कम होने की वजह से इस देश ने, ग्लासगो ने, एक मतलब कि अपनी एक असुविधा को व्यक्त किया है कि भाई हम 19 जो पूरे गेम होते हैं उनमें से हम केवल 10 ही गेम को आयोजित करवाएंगे, यही हमारे कैपेसिटी के अंदर है। इसलिए पूरा परिदृश्य अभी चर्चा में रहा है, तो मैंने इसे क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आएगा तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आइए मूव करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे उठाया गया क्वेश्चन है, जो किसी न किसी रूप में एकदम निश्चित रूप से आपको मिलना ही मिलना है, एकदम गारंटी रूप से आप रख लीजिए इसको। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, बहुत अच्छे से रिसर्च करके और खोज करके मैं इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं, तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक नोट भी करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महत्वपूर्ण ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, संगठन के 2024 का सम्मेलन, इसे 16वां सम्मेलन, याद रखिएगा, 16th शिखर सम्मेलन जो है, ठीक है, समिट जो है, 16 समिट के है, ये कहां पर आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया था? कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपके विकल्प क्या है? ए नंबर है कजान, बी नंबर है डरबन, सी नंबर है ब्राजीलिया, या डी नंबर है नई दिल्ली। ठीक है, तो देखिए, तो आपका उत्तर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए कजान। ठीक है, कजान जो है वो रूस का एक शहर है। कहां? रूस का एक शहर है, यहीं पर ब्रिक्स का 16वां शिखर बैठक किया गया था। ठीक है, 16वां शिखर बैठक ब्रिक्स का किया गया। इसका ब्रिक्स मतलब क्या हुआ? ब्रिक्स मतलब बी से मतलब क्या होता है? ब्राजील। ठीक है, ब्रिक्स मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सभी जितने भी मतलब कि देश हैं उन सभी के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर रसिया, ठीक है, इंडिया, फिर चीन या चाइना, और फिर साउथ अफ्रीका। तो इन लोगों के नाम पे इसको ब्रिक्स रखा गया है। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है कि अभी जो करंट में 2024 का 16वां शिखर बैठक है वो कजान में किया गया है, जो कि रूस में है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में 16 या 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का थीम क्या है? ठीक है, थीम पूछा है आपसे, थीम क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट, कहीं ना कहीं तो आना ही आना है निश्चित रूप से। आप देख लीजिए, तो आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरिज्म। ठीक है, स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, या बी है डेवलपमेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। फिर सी नंबर है इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, या डी नंबर है इक्विटी फॉर ऑल। ओके, तो इन चारों में कौन सा आपका उत्तर होगा? तो ए, राइट,
ए नंबर आपका विकल्प जो है, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो आपको याद रखना है, ये आ सकता है क्योंकि बहुत सारे सवालों में क्या है, उसके थीम मतलब किस बात को लेकर के केंद्रीय मुद्दा क्या था, सेंट्रल थीम क्या था जिसपे सारा डिस्कशन हुआ, सभी लोग बातचीत किए, सभी देश के प्रतिनिधि मिलकर के, तो आपको ये आता है, आपको ऑप्शन ए याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना चाहिए हम लोगों को। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ब्रिक्स अंतर सरकारी संगठन के सदस्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वर्तमान की बात कर रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो इसके संगठन के जो सदस्य है वो 5 ही थे, लेकिन वर्तमान में बढ़कर के कितने हो गए हैं। तो आपके विकल्प क्या है, ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। तो आपके ऑप्शन डी जो है 9, ये बिल्कुल राइट है। अभी वर्तमान में ब्रिक्स अंतर सरकारी संगठन के सदस्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है, 9 है। तो 9 में कौन कौन है, तो आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप इसके एक्रोनिम को देखिए, ब्रिक्स ये है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें हो गया कि ब्राजील, सबसे पहले लिख लीजिए आप, बी से ब्राजील, ओके फ्रेंड, है ना। अब उसके बाद फिर लिख लीजिए आर से रशिया, ठीक है, रसिया हो गया। उसके बाद आप आगे चलिए, इंडिया, इंडिया, इंडिया के बाद फिर आप आइए सी, सी से चाइना, चाइना। उसके बाद फिर क्या है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एस ए से। फिर आइए, तो कितने हो गए, 5 हो गए, 9 है, 4 और कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, एक तो हो गया आपका ईरान, ईरान को भी शामिल कर लिया गया है, ईरान, राइट, इसका मेंबर हो गया ब्रिक्स का, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए, इसके बाद फिर कौन शामिल हो गया इसमें, मिस्र, ठीक है, मिस्र को भी शामिल किया गया है, इजिप्ट को, ठीक है, इजिप्ट को भी शामिल कर लिया गया है। उसके बाद फिर कौन आ गया है, उसके बाद यूएई, ठीक है, यूएई को भी शामिल कर लिया गया है। फिर कौन आ गया, यूएई के बाद फिर कौन आ गया, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया भी इसमें शामिल हो गया। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो इसके 9 मेंबर कंट्रीज हो गए हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ठीक है, 5। उसके बाद फिर 6 नंबर में ईरान, 7 नंबर पे मिस्र, 8 नंबर पे यूएई और 9 नंबर पे कौन हो गया, इथियोपिया। तो इस तरीके से 9 मेंबर कंट्रीज के हैं। उसका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का अगला सम्मेलन कहाँ होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, आप लोग किसी भुलावे में मत रहिए और आप लोग इसे नोट कीजिए। आप लोग का जो काम है नोट कीजिए। किसी भी टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन लेके आने का मतलब क्या है, अगर मैं डिस्कशन में घुसा घुसा करके केवल आपको बता दूंगा तो आप लोग का फुल अटेंशन नहीं बनेगा। इसलिए मजबूर होके हर तरह के डायमेंशन को मुझे क्वेश्चन के फॉर्म में बदलना पड़ता है, ठीक है, ये काफी मेहनत का काम है। ऐसे डिस्कशन में क्या है, एक ब्रिक्स का कोई क्वेश्चन डाल के और मैं बहुत सारा उसको और लेंदी बना करके उसके ऑप्शंस को अगर कर दूं, लेकिन आपके दिमाग में वो कितना रह पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप जो भी यहाँ डिस्कशन हो रहा है उसे आप लेके जाइए परीक्षाओं पर और आप लोग उसको करके आइए, क्योंकि सवाल तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो अगला सम्मेलन कहाँ होने वाला है, तो देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, नई दिल्ली, बी ब्राजील, फिर है क्या, सी नंबर में दक्षिण अफ्रीका और फिर डी में है रूस। तो फ्रेंड्स इसका जो अगला जो बैठक होगा वो ऑप्शन बी मतलब कि ब्राजील में होगा, 17वां बैठक। अभी तो 16वां मैंने बता दिया 2024 में, 2025 में 17वां बैठक जो होगा वो ब्राजील में होने वाला है, ठीक है, पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है, कि किसकी प्रेसिडेंसी होगी नेक्स्ट ईयर में। तो अभी डिसाइड हो गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद कीजिए, नोट कीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो बार बार देख करके आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे अब। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। आसियान का 44वां एवं 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए वियंतियाने, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, बी बंदरसेरी बागवान, फिर सी नंबर में जाकार्ता और डी नंबर में हनोई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, ए वियंतियाने, वियंतियाने में आयोजित किया गया 44वां 45वां शिखर सम्मेलन। इससे पहले का जो शिखर सम्मेलन था वो जाकार्ता में आयोजित किया गया था, लेकिन ये वियंतियाने कहाँ है, लाओस, ठीक है, लाओस की राजधानी है वियंतियाने, आपको ध्यान रखना है।
कुल टोटल कितने देश हैं आसियान में? तो 10। ठीक है, आप देख लीजिए गिन के एक बार 10 कंट्रीज को। ठीक है, इसमें टोटल 10 देश शामिल है, 10 देश शामिल है इसमें। ठीक है, 10 देश शामिल है, जिसमें कौन कौन है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस, उसके बाद फिर कौन है? सिंगापुर, सिंगापुर, उसके बाद इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, और फिर आगे चलिए म्यांमार, म्यांमार के बाद फिर कौन है? म्यांमार के बाद फिर शामिल है अगला कंबोडिया, 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 फिर कौन है? लाओस, लाओस, फिर कौन है? उसके बाद फिर लाओस के बाद आप आगे आइए, तो लाओस के बाद फिर आ जाएगा आपका ब्रुनेई, ब्रुनेई, ठीक है, उसके बाद फिर वियतनाम, वियतनाम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कुल मिलाकर के 10 कंट्री शामिल है। ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, उसके बाद फिर सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर, फिर मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई और वियतनाम। तो कुल टोटल 10 कंट्रीज हो गए। तो इसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में, मतलब 1967 में बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र, क्या? बैंकॉक, बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र लाया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पे ही आसियान का गठन किया गया था। ठीक है, राइट। तो उस समय क्या था, कितने कंट्रीज इसमें शामिल थे? तो 5 कंट्री शामिल थे। कौन कौन से 5 कंट्री शामिल थे? तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से। जो ये 5 कंट्री एक साथ मैंने लिखा है ना, ये शुरू में 1967 में जब बैंकॉक घोषणा पत्र आया था, तब आसियान के इन 5 कंट्रियों को ही लेकर के इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, ये 5 कंट्री शामिल थे। और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। और उसके बाद फिर बाद में समय समय पर इन सभी कंट्रीज को जोड़ा गया, जिसमें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई और वियतनाम शामिल है। तो आज तक की स्थिति ये है जिसे आपको देखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए हम लोगों को फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस एक वेब पेज की शुरुआत की है, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के बड़े एवं जटिल ऐतिहासिक फैसलों के सारांश को आम नागरिकों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, आप इसे समझ जाइए कि मतलब उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक वेब पेज की शुरुआत की है, जिस पर कोई भी आम आदमी, जो बहुत बड़े निर्णय होते हैं, लगभग 100 पेज के, 200 पेज के, इस तरीके से कई तो 500 हजारों पेज के भी होते हैं। ठीक है, और उसमें कानूनी भाषाओं का अधिक प्रयोग किया जाता है, जो कि इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो उसे सरल एवं छोटे, मतलब कि उसके सारांश को, ठीक है, एक जगह समझाया जाता है, सरल शब्दों में समझाया जाएगा। तो कौन सा वेब पेज का ऐसा शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने किया है? तो आपके ऑप्शन क्या है? ए नंबर, लैंडमार्क जजमेंट समरीज, लैंडमार्क जजमेंट समरीज। बी नंबर है डिसेंट जजमेंट समरीज, राइट। सी नंबर है लॉ फॉर ऑल, एंड डी मेकिंग लॉ इजी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ए, मतलब कि लैंडमार्क जजमेंट समरीज ही वह वेब पेज है जिसके द्वारा किसी भी निर्णय को आसानी से आम आदमी के समझने के लिए उस पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नाविका सागर परिक्रमा 2, ध्यान दीजिएगा, नाविका सागर परिक्रमा 2 नौकायन पोत द्वारा विश्व परिक्रमा अभियान
किस नौकायन पोत के द्वारा किया जा रहा है। नौकायन पोत का नाम बताना है आपको, जिसपे कुछ महिला नाविक जो हैं, मतलब कि नेवी के जो कमांडर जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनके द्वारा पूर्णतः यह संचालित पोत होगा, जिसके द्वारा विश्व परिक्रमा का लक्ष्य रखा गया है, जिसका ये दूसरा वर्जन है। पहला वर्जन जो था वो नाविका सागर परिक्रमा 1 क्या था, नाविका सागर परिक्रमा का ये फर्स्ट वर्जन हो चुका है पहले, ठीक है। तो आगे आइए, तो ये जो सेकंड वर्जन जो है वो किस मतलब कि पोत के द्वारा, नौकायन पोत के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन है INSB मंडीवी। अगर कोई भी तरह का क्लियरेंस अगर आपको देखने में नहीं लग रहा है तो मैं बोल रहा हूं बार बार, आप उसे नोट कर लीजिए। INSB मंडीवी, INSB मंडीवी। बी नंबर है INSB तलवार, सी है INSB विक्रांत, डी है INSB तारिणी। तो आपका उत्तर क्या है, सही है डी, INSB तारिणी, ठीक है। तो देखिए नाविका सागर परिक्रमा 1 जो था ना, वो भी जब हुआ था तो ये भी मतलब पोत के द्वारा ही, ठीक है, नौकायन पोत के द्वारा विश्व परिक्रमा का कार्य नाविका सागर परिक्रमा 1 में भी किया गया था। तो इसमें क्या था, इसमें भी इसी पोत का प्रयोग किया गया था। INSV तारिणी, तारिणी इसका प्रयोग किया गया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर को देखिए। नाविका सागर परिक्रमा 2 में किन 2 महिला अधिकारियों को चुना गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है। पहला लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ठीक है, 2 लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। सेकंड है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एस, फिर 3 है लेफ्टिनेंट कमांडर शक्ति एस, ठीक है। 4 नंबर है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रज्ञा कुमारी, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 3 और 4। तो सही उत्तर क्या होगा, ए, ठीक है, 1 और 2। मतलब कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये दोनों के द्वारा INSB तारिणी को संचालित किया जाएगा, ठीक है। और नाविका सागर परिक्रमा 2 को प्रारंभ किया जाएगा। ये गोवा से प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। और गोवा से प्रारंभ होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, फिर क्या कहते हैं, आप चले जाइए जो आपको दक्षिण अमेरिका का जो सबसे अंतिम किनारा है, ठीक है, फॉकलैंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, द्वीप, वहां से होते हुए फिर ये डरबन बंदरगाह से होता हुआ फिर से ये गोवा पहुंच जाएगा। और इस तरीके से ये लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करना है इन लोगों को, और ये तय करके फिर से गोवा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब गोवा से प्रारंभ करते हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होता हुआ, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे लास्ट द्वीप है फॉकलैंड द्वीप, यहाँ से होते हुए डरबन बंदरगाह के पास से होते हुए फिर से गोवा ये पहुंच जाएंगे। लगभग 40,000 किलोमीटर की ये यात्रा है। थोड़ा मोटा मोटी आप इस बात को भी याद रखिएगा कौन सा रूट है इनका, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और कुछ क्वेश्चन अगर इधर से तोड़ मरोड़ किया जाएगा तब भी आप यहाँ पर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हम लोगों का ये करंट अफेयर्स का सेशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कैसा लगा, हम लोग को फीडबैक भी मिलना चाहिए, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज जरूर कीजिए, वो आप लोग के सुझाव के लिए खुला रहता है, और इससे हमको पता चलता है कि हमें और कितना सुधार अपने आप में करना है और कितने अच्छे से आप लोग को डिलीवर करें हम लोग मटेरियल्स को, ताकि आप लोग के एग्जाम में आप लोग को सहूलियत हो, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम लोग का ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप लोग जरूर शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।